कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, आप लोगों का जो प्री बोर्ड का पेपर है विषय हिंदी का कक्षा 12वीं की हम बात कर रहे हैं। तो आपका जो 80 नंबर का जो पेपर रहेगा वो रहेगा 3 घंटे का, और पेपर आप देने वाले हैं 7 जनवरी को। 7 जनवरी को आप पेपर देंगे अपना 2026 की हम बात कर रहे हैं। जो प्री बोर्ड आपकी स्टार्ट होगी वो 6 तारीख से स्टार्ट होगी, और आपका 7 जनवरी हिंदी विषय का पेपर रहेगा। तो यहाँ पर हम हिंदी विषय के पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। कविता एक उड़ान है। कविता एक उड़ान है, कवि ने किसके बहाने कहा है बच्चों? तो यहाँ पर आपका पतंग के, चिड़िया के, बच्चों के, फूलों के। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ान है। कविता एक उड़ान है तो आंसर हो जाएगा चिड़िया के बहाने। इसमें करेक्ट आंसर आपका चिड़िया हो जाएगा। उसके बाद काव्य में जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहां अलंकार होता है संदेह, विरोधाभास, भ्रांतिमान, व्यतिरेक। तो इसमें आंसर आपका व्यतिरेक हो जाएगा। सेवक धर्म में भक्तिन स्पर्धा करती थी, तो लक्ष्मण से, अंगद से, हनुमान से, सुग्रीव से। तो इसमें आपका हनुमान से हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द नहीं है। नहीं है बताना है। नाभिक, त्वरण, पर्यवेक्षक, गुरुत्वाकर्षण। बाकी सभी हैं लेकिन पर्यवेक्षक नहीं है। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया था अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस। तो वो चला गया था बच्चों अमेरिका। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि होती है। तो आमतौर पर जो रेडियो नाटक की अवधि होती है ना बच्चों, वो होती है 15 से 30 मिनट। हमारे जितने भी दोस्त कक्षा 12वीं की अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और वार्षिक परीक्षा 2025-26 में टॉप करने वाले हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले एक से एक धमाकेदार वीडियोस आपको। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए खालिस्तान को हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे तेज बौछारे गई, बहादो गया। ओज गुण में पाया जाता है, वीर रस में। ऋषि मुनियों ने को सबसे ऊंचा स्थान दिया, तो उन्होंने दिया दान को। तो ये हमारे खालिस्तान हो। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। जो विद्यार्थी अभी तक भी वीडियो को अपने दोस्तों तक नहीं शेयर किए हैं, सभी शेयर जरूर करें बच्चों, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। तो कम से कम एक लाइक तो आप जरूर करें। चलिए यहां पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक अगला। पेट में चूहे कूद रहे हैं, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो यहां पर आपकी हो जाएगी लक्षण शब्द शक्ति। राकलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो में आए, तो 1922 में आए। कविता का अनिवार्य तत्व, तो इसमें छंद हो जाएगा। उसके बाद में जिद आया बालक आंगन में ठुनक रहा था, तो इसका आंसर होगा बच्चों सत्य। सत्य फत्य बताना है प्रश्न नंबर 3 में। सोटा एक वर्णिक छंद है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि मात्रिक छंद है सोटा। आगे चलते हैं। शेर के बच्चे का फल नाम चांद सिंह था, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। हंसना रोना पूर्ण पुनरुक्त शब्द युग्म का उदाहरण है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? असत्य होगा। बसंत पाटिल नाम का लड़का शरीर से दुबला पतला था, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। आइए बच्चों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सभी ध्यानपूर्वक देखें क्वेश्चनों को, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। जोड़ी मिलाना है। कबीर सम्मान मिला है लक्ष्मी नारायण को। नए बिंब नए प्रतीक, ये प्रयोगवाद की रचना है। विशेषताएं, स्मृति की रेखाएं, भक्तिन, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं, इसे बोलते हैं अनुभाव। शुभकामनाएं, आशीर्वाद, इच्छावाचक वाक्य। मुद्रित माध्यम की विशेषता, शब्दों का स्थायित्व। असिक के फूल, शमशेर बहादुर सिंह। इस प्रकार आपकी जोड़ी यहां पर मिलकर तैयार हो जाती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद में हम पूरे क्वेश्चन देखेंगे। एक अथवा सहित क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूं। रघुवीर शाही किस तार सप्तक के कवि हैं? तो ये जो कवि हैं वो दूसरा तार सप्तक लिख सकते हैं आप, दूसरा तार सप्तक के कवि हैं।
पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, तो इनकी जो परिभाषा है वो है रमणीयार्थ, रमणीयार्थ, प्रतिपादकः, शब्दः, काव्यम। ये परिभाषा है किसकी? राज पंडित जगन्नाथ की। पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। अगला है मूकनायक जनता पत्रिका के संपादक का नाम, तो यहां पर होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ये आपका इसमें आंसर होगा। हिंदी गद्य का जनक माना जाता है, तो इसमें आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु 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 हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसमें आपका आंसर हो जाएगा। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम, तो इसमें आंसर होगा केशव प्रथम वीर। केशव प्रथम वीर आंसर होगा। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का शरीर किसे माना जाता है? तो नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का जो शरीर माना जाता है वो कथा वस्तु को माना जाता है। कथा वस्तु, इसका आंसर कथा वस्तु हो जाएगा। पानी पानी होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करिए, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं चोरी करते पकड़े जाने पर मोहन शर्म के मारे पानी पानी हो गया। शर्म के मारे पानी पानी हो गया। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं इस मुहावरे का। अब यहां पर हम बात करेंगे बच्चों सभी क्वेश्चन के आंसरों की अथवा सहित क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। आप जल्दी जल्दी क्या ले लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना और आप सभी क्वेश्चनों के आंसर भी प्राप्त कर लें। चलिए, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर, जो कि आप यहां पर देखने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, छठा वाला क्वेश्चन। तो छठा वाला क्वेश्चन है आपका रीतिकाल की विशेषताएं। रीतिकाल की विशेषताएं बताना है बच्चों आपको। रीतिकाल की विशेषताएं देख लीजिए। और उसका तो वाला क्वेश्चन क्या है? नई कविता की दो विशेषताएं। रीतिकाल की नई कविता की दो विशेषताएं। और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? और भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप देखिए। ये रहे क्वेश्चन के आंसर। ये देखिएगा, आपको यहां पर क्लियर दिखाई देगा, समझिएगा। ये रहा रीतिकाल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। श्रृंगार रस की प्रधानता, इस काल की कविताओं में श्रृंगार रस की प्रमुखता से वर्णन किया गया है। और अलंकार काव्य में सौंदर्य और अलंकृत शैली का प्रयोग किया गया है। अथवा वाला देख लो, नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो नई कविता की विशेषताएं निम्नलिखित है। कथ्य की व्यापकता, नई कविता में विषयों की व्यापकता और विविधता मिलती है। दृष्टि की उन्मुक्तता, इसमें किसी एक वाद या विचारधारा की सीमा नहीं है, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है कि बच्चे पतंग उड़ाते समय इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें अपने चारों ओर की दुनिया का कोई होश नहीं रहता। वे अपनी मस्ती में झूमते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं, जिनका अर्थ है कि वे अपने उत्साह और खुशी में इतना शोर मचाते हैं कि चारों दिशाएं गूंज उठती है। इसका तो वाला भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपनी बात स्पष्ट से कहने के लिए सरल और सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि भाषा को अनावश्यक रूप से जटिल या
क्लिष्ट नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि वह संप्रश्नीय और प्रभावी हो। उसके बाद में हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्या है क्वेश्चन? सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित और मुक्तक काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित। सवैया छंद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित। बिंब विधान किसे कहते हैं? उदाहरण सहित। रेखा चित्र एवं संस्मरण में कोई द्वंतर, नाटक एवं एकांकी में कोई द्वंतर, भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका माधवी देवी ने ऐसा क्यों कहा है? और यहाँ पर अब आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर 8 से। उसके बाद आगे क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। सांग रूपक अलंकार की परिभाषा, जब रूपक अलंकार में उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोप किया जाता है तो उसे सांग रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये सांग रूपक अलंकार का उदाहरण हो गया। बाकी ये नीचे नहीं लिखना है कुछ भी। अथवा वाला, मुक्तक काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित। तो ये मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य की परिभाषा, मुक्तक काव्य वे काव्य रचना है जिसमें प्रत्येक छंद या पद अपने आप में पूर्ण होता है और पिछले या अगले छंद से प्रसंग के लिए जुड़ा नहीं होता। इसमें किसी एक भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण, बिहारी के दोहे जैसे, सतसैया के धोरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये आंसर हो जाएगा। अगला है, सवैया छंद किसे कहते हैं? उदाहरण से बताइए। सवैया छंद की परिभाषा, सवैया एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। इसके कई भेद हैं, जैसे मदगयन, दुर्मिल आदि। तो उदाहरण देख लो एक, या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहु पुर को तज डारो, आठव सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। ये आंसर हो जाएगा। अथवा वाला, बिंब विधान किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो यहां पर ये बिंब विधान वाला क्वेश्चन। बिंब विधान की परिभाषा, कविता में बिंब विधान का अर्थ है शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में किसी दृश्य, ध्वनि, स्पर्श, गंध या स्वाद की स्पष्ट छवि या चित्र उत्पन्न करना। ये पाठक की कल्पना को सक्रिय करता है। काली घटा का घमंड घटा, तो यहां पर क्या है? ये बिंब विधान है। रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर देखिए। विषय वस्तु, रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का कलात्मक और वस्तुनिष्ठ चित्रण होता है, जबकि संस्मरण में लेखक अपने जीवन की किसी विशेष स्मृति या अनुभव को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है। कल्पना का प्रयोग, रेखा चित्र में कल्पना का प्रयोग हो सकता है, लेकिन संस्मरण में सत्यता और यथार्थता पर अधिक बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखिए, नाटक में कई अंक, अनेक दृश्य होते हैं, जबकि एकांकी में केवल 1 अंक और कम दृश्य होते हैं। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है तथा कथा विस्तृत होती है, जबकि एकांकी में पात्र सीमित होते हैं और कथा संक्षिप्त होती है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे आप, भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका महादेवी वर्मा ने ऐसा क्यों कहा? और लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा? दोनों के आंसर एक साथ देख लीजिए। भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका महादेवी वर्मा ने ऐसा क्यों कहा? ये देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भक्तिन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब तक लेखिका और भक्तिन का साथ था, कहानी चल रही थी। लेखिका को लगा कि भक्तिन की कहानी का अंत उनके जीवन के साथ ही होगा, इसलिए वह अधूरी है। अथवा वाला भी देख सकते हैं। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा है? तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष को कालजयी अवधूत इसलिए कहा क्योंकि शिरीष का फूल भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच भी हरा भरा और खिला रहता है। वे हर परिस्थिति में अडिग रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक अवधूत मतलब सन्यासी सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर जीवन के दुखों को सहते हुए भी स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां वाला, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर और राष्ट्रभाषा और राजभाषा में प्रमुख 2 अंतर। तो इस वाले प्रश्न का आंसर भी आप देखेंगे।
ये रहा इसका आंसर। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे वाक्यांश होते हैं और वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अर्थ देते हैं, जबकि लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती है और स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है। अगला, मुहावरे में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, जबकि लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित होता है। राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, ये पूरे राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है, जबकि राजभाषा का उपयोग मुख्य रूप से सरकारी कामकाज, प्रशासन और संसद में होता है। दो अंतर हमें बताना है, दो ही लिख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पर, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम एवं उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपका बहुदिया, राधा एक फूलों की माला बाजार से लाई। तो इनका हम देख लेते हैं। तो यहाँ से तो आपको क्या करना है, एक ही करना है, या तो आपका लिख दो या बहुदिया लिख दो, बात एक है। ये दो गलत आ गए यहाँ पर, दो में से एक कर देना है, सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, राधा एक फूलों की माला बाजार से लाई। तो इसको अगर हम सही करेंगे तो हो जाएगा, राधा बाजार से फूलों की एक माला लाई। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। समझना बात को, चलो बता ही देता हूं। ये रहा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। परिभाषाएं लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। शुद्ध करना है तो आपका इन दोनों में से एक लिखना है, सही हो जाएगा। राधा एक फूलों की माला बाजार से लाई, तो इसका सही हो जाएगा, राधा फूलों की एक माला बाजार से लाई। क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदड़ो की जल संस्कृति की दो विशेषताएं। तो सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, वहां की नालियां ढकी हुई थी और हर घर में निजी कुएं और स्नानागार थे, जो जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था दर्शाते हैं। अगला, विशाल स्नानागार, सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाया गया विशाल स्नानागार जल संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है, जो धार्मिक या सामूहिक स्नान के महत्व को दर्शाता है। अगला है, जूस शीर्षक का औचित्य क्या है, लिखिए। क्वेश्चन देख लीजिए पहले, फिर आंसर हम देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। यहां पर देखिए, जूस शीर्षक का औचित्य क्या है, इंटरनेट की दो प्रमुख सीमाएं लिखिए, एक अच्छे लेखन की दो प्रमुख विशेषता बताइए, और यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा उमा शंकर जोशी की काव्यगत विशेषताएं, और यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती की विशेषताएं। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, और युवा चरित्र विषय पर सारगर्भित अनुच्छेद लिखिए, और सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। चलिए, तो अब यहाँ तक हम देख लेते हैं। ये रहा आपका आंसर। थोड़ा सा इसका फ्लैश इधर कर देते हैं, देखिएगा। जो शीर्षक का औचित्य क्या है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंटरनेट की सीमा ये लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लो। एक अच्छे लेखन की प्रमुख विशेषताएं, स्क्रीनशॉट ले लो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, यहाँ पर दो रचनाएं, अनामिका परिमल, भावपक्ष ये लिखा है, और साहित्य में स्थान ये लिखा है, ठीक है। इधर फणीश्वर नाथ रेणु की दो रचनाएं, ये भाषा शैली हो गई और ये साहित्य में स्थान हो गया। और युवा चरित्र विषय पर सारगर्भित अनुच्छेद, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद। यहाँ पर ये अनुच्छेद लिख दिया है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको रीड कर लेना, ठीक है। या वीडियो को पोस्ट करके भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और सड़क सुरक्षा जागरूकता है तो एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। तो ये रहा विज्ञापन, ठीक है, ये पूरा विज्ञापन है, इसको अच्छे से लिख दीजिएगा। और यहाँ पर रहा क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे 18 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला रहेगा आपका, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। अपठित गद्यांश एवं काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, ये काव्यांश है, इन प्रश्नों को उत्तर देना है। ये गद्यांश है, ये काव्यांश है, इसके प्रश्नों को उत्तर देना है। ये सभी प्रश्न हैं,
ठीक है, देवगण कैसे गीत गाते रहते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्या करना है, हमें संदर्भ प्रसंग करना है। ठीक है, मैं और जग और कहाँ का नाता, दूत कहो अवधूत कहो। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा और आंसर बताता हूं अभी। यहां पर संदर्भ प्रसंग करना है। मैं सोचता हूं कि पुराने की ये अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती, और उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस स्थल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। ठीक है, इस प्रकार है। और यहाँ पर एप्लीकेशन है, ये आपकी किताब की वापस गणना करवाना है अंकों की, उत्तर पुस्तिका की। तो उसके लिए एक माध्यमिक शिक्षा मंडल हेतु एक आवेदन पत्र तैयार करना है और यहाँ पर निबंध लिखना है। ठीक है, ये निबंध लिखना है। चलो तो बता देता हूँ, सभी के आंसर स्क्रीनशॉट ले लेना आप फटाफट। ये रहे आपके आंसर। 1900 वाले क्वेश्चन का जो आपका गद्यांश था, अनुशासन और स्वतंत्रता, उसका शीर्षक हो जाएगा। ये उसका सारांश लिख देना, इतना स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये उसका क्या हो जाएगा, राष्ट्र निर्माता का वाक्य में प्रयोग कर लिख कीजिए। और ये काव्यांश भारतवर्ष का गौरव, ये शीर्षक हो जाएगा। ये उसका भावार्थ हो जाएगा। और ये देवगण कैसे गीत गाते हैं, हे धन्य भारतवर्षवासी, धन्य भारतवर्ष है, सुरलोक से भी सर्वता उसका अधिक उत्कर्ष है। बस इतना ही आपको लिखना है। भावार्थ अब हम देख लेते हैं। संदर्भ प्रसंग, मैं और जग कहाँ का नाता। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के पाठ आत्मपरिचय से ली गई। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। इन पंक्तियों में कवि ने अपना और संसार का कोई नाता न बताते हुए वर्णन किया है। और ये अर्थ है उसका भावार्थ, ये भावार्थ। नीचे वाला धूत कहो अवधूत कहो, तो वही प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के कवितावली से ली गई है, पाठ कवितावली से ली गई। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग यहाँ पर तुलसीदास जी ने, सुनिएगा प्रसंग में, यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है कि मेरा कोई सरनेम नहीं है, मैं तो भगवान राम का दास हूँ, ऐसा उन्होंने प्रसंग में बताना चाहा है। और यहाँ पर ये भावार्थ लिखा है, ये भावार्थ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर, ये गद्यांश पद्यांश है। तो गद्यांश पद्यांश का वीडियो ये वैसे सीरीज के फुल पार्ट से लिया गया है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने पाठ को लिखा है, आप समझ सकते हैं। व्याख्या मैंने यहाँ पर कर दी है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या करना था, एप्लीकेशन लिखना था। तो एप्लीकेशन में बता देता हूँ, अभी आपको कर दी, एप्लीकेशन लिख दी है आप लोगों के लिए। ये एप्लीकेशन लिख लेना। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, आपका रोल नंबर लिखना है। इस प्रकार आपको ये लिख कर आना है एप्लीकेशन। ठीक है, इस प्रकार ये सारी जानकारी नीचे आपको देना है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे निबंध की। तो निबंध देखिए कौन कौन से थे, उनको देख लीजिए पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। निबंध देखो बच्चों, दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व, समाचार पत्रों की उपयोगिता, स्वच्छता अभियान, बिनु पानी सब सून, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। तो ये सारे निबंध मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है, वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके समझ सकते हैं और निबंध को याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आइए पेपर का। तो संपूर्ण सॉल्यूशन आप लोगों के कहने पर यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी आने वाली क्लास के वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।